पहला पारिवारिक शो निकल चला है भारत भ्रमण पर। तहसीन पूनावाला मेरे बड़े भाई और मैं उनका छोटा भाई शहजाद पूनावाला पहुंचे हैं श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में। और अयोध्या वो शहर है जिसका मतलब संस्कृत में निकलता है जिसको युद्ध से हराया नहीं जा सकता। भगवानों का वो शहर जिसे दुश्मनों का महागठबंधन कभी भी फतह नहीं कर सकता। भ्राताश्री, आज हम लोग चर्चा करेंगे अलग अलग मुद्दों पर, महागठबंधन पर भी चर्चा होगी, पर सबसे पहले बता दे देश के परिवारों को कि कौन हमारे साथ अयोध्या से जुड़ा है साथी के रूप में, भाई वर्सेस भाई में। बिल्कुल सही मेरे छोटे भाई। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में अब महज 100 दिन से कम का समय बचा हुआ है। इसलिए हम दोनों भाई दिल्ली के स्टूडियोज को छोड़कर आपसे यानी देश की आवाम से मिलने आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जन की बात करें, जो है काम की बात, क्योंकि मन की बात दिल्ली में बैठकर हर कोई कर सकता है। इसीलिए आज काम की बात करने के लिए इस मंच पर हमारे साथ शिरकत करेंगे कुछ बेहद खास मेहमान, और इनका मैं आपसे परिचय करा दूं। आज वार्तालाप में हमारे साथ शामिल हो गए करपत्री महाराज जी जो अयोध्या से है, राजू दास जी जो है महंत हनुमानगढ़ी के, डॉक्टर राजेश मणि त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता है, अली सैयद साहब बीएसपी से, हसन इकबाल साहब समाजवादी पार्टी से है, और दिलीप दास महाराज जी भी अयोध्या से है। और आज ये यहाँ पर हमारे साथ वार्तालाप करेंगे। एक बार इन सभी मेहमानों का, सभी साथियों का तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए भाई वर्सेस भाई में। और हम आगे बढ़े, चर्चा को शुरू करें उससे पहले भ्राताश्री, भाई वर्सेस भाई में ट्विटर पोल का सवाल लाइव हो चुका है। बिल्कुल सही, आज के ट्विटर पोल का सवाल हमारा लाइव हो चुका है। आज का हमारा ट्विटर पोल का सवाल है, क्या मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस मुक्त महागठबंधन बन रहा है? और मेरा यानी तहसीन पूनावाला का दावा है कि ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मेरा यानी शहजाद पूनावाला का दावा है हाँ ये बन रहा है। तो आप किसकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, छोटे भाई शहजाद पूनावाला की बातों से या बड़े भाई तहसीन पूनावाला की बातों से? आप हैशटैग भाई वर्सेस भाई पर वोट कीजिए, ट्वीट कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे पास भेजिए, क्योंकि उनको दिखाया जाएगा लाइव भाई वर्सेस भाई के दौरान। अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, क्योंकि हम अयोध्या में हैं, श्री राम जी की जन्मभूमि में हैं। तो सवाल सबसे पहले जो सबके मुख पर है अयोध्या से लेकर पूरे भारत में, कि क्या राम मंदिर को लेकर चुनावी साजिशों में उसे फंसाया जा रहा है। आज हम जब निकले थे सरयू नदी के पास गए थे, वहां से कई लोगों से बात की तो यही समझ में आ रहा था। विशाल, जनता से पूछे आप और उनसे मुआयना कीजिए कि क्या कांग्रेस के चुनावी साजिशों में राम मंदिर का जो मामला है वो फंस चुका है क्या? बिल्कुल सीधे चलिए जनता से ही सवाल लेते हैं। आप बताइए, क्या कांग्रेस की साजिशों में राम मंदिर का मुद्दा फंस चुका है? जी एकदम, मुद्दा उन्होंने फंसा दिया है। अब भाजपा के आगे पीछे दिखाई नहीं पड़ रहा कि क्या वो चाल चले। चलिए आप बताइए। देखिए, भगवान राम किसी पार्टी से नहीं है और राम सबके हैं, इसलिए राम के आगे सारी पार्टी फेल है। चलिए आप बताइए, क्या कांग्रेस की साजिशों ने फंसा दिया है राम मंदिर के मुद्दे को? कांग्रेस की साजिश ने पूरे देश को फंसा दिया है, केवल राम मंदिर को नहीं फंसाया। सबसे पहले तो कांग्रेस ने इतने दिनों तक राज्य किया, उसको चाहिए था मंदिर बनवा देना। माननीय श्री राजीव गांधी जी ने एक प्रयास किया था, लेकिन वो केवल वोट की राजनीति के चक्कर में इस मामले को भूल गए, और वो वोट उनको मिलता है क्योंकि वो मंदिर नहीं बनवा रहे हैं। तभी जब मंदिर बन जाएगा तो उनको वोट नहीं मिलेगा। इस तरफ आते हैं, एक बार जल्दी से आप बताइए, क्या कांग्रेस की साजिशों के चलते राम मंदिर का मुद्दा फंसता जा रहा है लगातार? आप बताइए। शक्ति हो तो ये बनवा सकते हैं, किसी के कारण कोई मुद्दा नहीं फंस रहा है। ये क्षमता होनी चाहिए निर्णय लेने की अपने देश के राजनेता के अंदर। आप बताइए। जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई फंसाने की बात ही नहीं है, और इनके अंदर कोई ऐसी भावना ही नहीं कि राम मंदिर बनावे, वो उसको डिले करना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। क्या कांग्रेस फंसा रही है राम मंदिर के मुद्दे को? बिल्कुल नहीं। क्या कांग्रेस फंसा रही है राम मंदिर के मुद्दे को? बिल्कुल नहीं। चलिए एक बार इस तरफ आते हैं, हम पीछे की तरफ भी। क्या लगता है आपको, कौन लोग फंसा रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे को? कांग्रेस फंसा रही है राम मंदिर के मुद्दे को। अगर कांग्रेस सपोर्ट करे तो राम मंदिर अध्यादेश लाके भी बन सकता है, और उसके बाद फिर आम जनता के माध्यम से भी बन सकता है। जी क्या लगता है आपको? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। कांग्रेस इस पर रोक लगवा रही है, क्योंकि अगर इनके अंदर दृढ़ शक्ति होती तो अध्यादेश लाकर बनवा सकते हैं। विशाल, हम लोग जनता से एक बार यहाँ पे जो हमारे साथी हैं उनसे पूछते हैं। राजू दास जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। क्या कांग्रेस के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मामले को लटकाने, अटकाने और भटकाने में कामयाबी पा ली है? सबसे पहले कपिल सिब्बल ने कहा था कि 2019 के बाद, चुनाव के बाद होना चाहिए, और वही होते दिखाई दे रहा है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस के नेताओं से सवाल भी करूंगा
कि शुद्ध रूप से कांग्रेस कभी नहीं चाही है कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि 60 वर्षों से कांग्रेस का शासनकाल रहा है और मैं मानता हूं ताला खुलवाने में और शिलान्यास में उसका हाथ रहा है। लेकिन अगर वो चाहती तो ये विवाद जम्मू कश्मीर और राम जन्मभूमि दोनों मसला उसी के पास था, जब चाहती तो हल हो जाता। लेकिन कांग्रेस सब दिन राम जी को नकारते आई। राम सेतु पे यही कपिल सिब्बल ने हल्फनामा दिया था कि राम नोट मतलब राम को एकदम शुद्ध रूप से उन्होंने नकार दिया। तो पूरा श्रेय मैं मानता हूं अगर राम जन्मभूमि और जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है पूरा श्रेय। दिलीप दास जी, आपसे मेरा सवाल है कि कश्मीर के मामले में तो हम बाद में आएंगे, इस डिबेट के अंदर, इसी डिबेट में आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब मोदी जी ने और भाजपा ने ये वादा किया, चुनावी वादा किया कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने उस वादे में कोई एस्टेरिस्क डालते टर्म्स और कंडीशंस नहीं बनाए अगर कांग्रेस ने ये किया वो किया। और दूसरा सवाल है, आज बहुमत मोदी जी की राज्यसभा में भी है, एनडीए की, और लोकसभा में भी है, तो क्यों नहीं राम मंदिर का कानून लाते? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला अटक गया है। बिल्कुल, अगर कांग्रेस के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं तो बिल्कुल मिथ्या है। मैं इस बात को नहीं मानता। जैसे इन्होंने सभी निर्णय लिए वैसे इनको इस बात का भी निर्णय लेना था, और हिंदुस्तान की जनता ने प्रचंड बहुमत राम मंदिर के नाम पर दिया था, और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी तक राम जन्मभूमि का दर्शन नहीं किया और संतों से कोई परामर्श नहीं किया। जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक बने, शायद नहीं गए थे। आपने जो जानकारी दी शायद मनमोहन सिंह, मैं कलपात्री महाराज और राजूदास जी से पूछा, मनमोहन सिंह जी भी कभी हनुमानगढ़ी और अयोध्या के लिए रुक ही नहीं किया। लेकिन मनमोहन सिंह जी का राम मंदिर का कोई एजेंडा नहीं था, राम मंदिर की कोई बात नहीं थी। राम मंदिर के नाम पर मोदी जी को चुना गया था, मोदी जी को आना चाहिए। कलपात्री महाराज से पूछना चाहूंगा मैं, कलपात्री महाराज, आपकी अनुमति से कलपात्री महाराज के पास जाना चाहूंगा, समय की कमी भी है। कलपात्री महाराज जी, ये बताइए कि आप किसे दोषी मानते हैं? क्या 2014 के बाद राम मंदिर का मसला सुप्रीम कोर्ट गया, उससे पहले भी था? अगर मनमोहन सिंह सरकार या कांग्रेस की उनको इतनी चाहत होती तो वो खुद भी बना लेते जो वो आज अपेक्षा करते कानून बना के। देखिए भाई जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों ने हम लोगों से वोट इसी आधार पर मांगा था कि हम मंदिर बनवाएंगे। इन लोगों ने मंदिर का नाम तो लिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राम जी जो हैं ये आस्था के विषय हैं, ये कोर्ट के विषय नहीं है। मीर बाकी जो यहाँ पे आया था, जो राम जी का मंदिर तोड़वाया था, क्या वो किसी कोर्ट का आदेश लिया था? अगर वो किसी कोर्ट का आदेश, आपको राहुल गांधी पे ज्यादा भरोसा है? बिल्कुल नहीं, और मोदी पे, कांग्रेस पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने पहले कह दिया था कि 19 के बाद ये लिया जाए। दूसरी चीज, कल एक बात फिजदा फंस गई, जब हमारा एक वकील खड़ा होता है उसको लोग कहते हैं कि ये कल्याण सिंह के वकील था, उसको हटा दिया गया, तो ये गोगोई जो हैं इनके पिता मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, ये कैसे डिसीजन ले सकते हैं? Ram is not God in the sense of India, but although you can say Ram means राष्ट्र, माँ means मंगल, राष्ट्र मंगल is known as Ram. राम राष्ट्र के मंगल हैं और मोदी जी कतई नहीं। ये उनके अस्तित्व को नकारने वाला हलफनामा यूपीए ने दिया था। मोदी जी ने 3 तलाक पे ला के रख दिया। मोदी जी ने 10% लाली टाप हम लोगों को दिया, सब लोग दिया। ये अगर मोदी जी केवल अध्यादेश केवल ला दे बस। पर हम चलते हैं अब अगले सवाल की ओर, क्योंकि हमें दूसरे सवाल पे भी चलना है। दूसरा सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, महामंथन हो रहा है, वहां पे कई सवाल निर्माण हो रहे हैं। क्या अयोध्या पे कोई फॉर्मूला निकलेगा? अमित शाह जी ने जब बात रखी तो उन्होंने उसमें कई सारी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और महागठबंधन पर भी हमला बोला। हमारे साथ है विशाल पांडे। विशाल पांडे जी, ये बताइए कि आपको क्या सुनाई दे रहा है दिल्ली में जो महामंथन हो रहा है अयोध्या पर और महागठबंधन पर, क्या है वहां की बातें? देखिए, पूरी चुनाव की तैयारी है बीजेपी की और अपने 2 दिवसीय अधिवेशन के बाद लगभग 13,000 कार्यकर्ताओं को सीधे चुनाव क्षेत्र में बीजेपी भेजेगी। सीधे हम लोगों से पूछते हैं, क्या बीजेपी महागठबंधन का जो काट निकाल पाएगी और कोई मंदिर का रास्ता इस अधिवेशन से निकलेगा जो कुछ चल रहा है रामलीला मैदान में? वो निकालना चाह रही है। आप बताइए। अभी तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा, ये लोग निकालना ही नहीं चाहते हैं। अगर जो निकालना चाहते तो अभी तक तो निकाल लिए होते। 4.5 साल तो बीत गए, 4.5 साल बीत गए और अभी तक निकाला नहीं। एक बार इस तरफ चलते हैं जल्दी से। आप बताइए, क्या बीजेपी की इस बैठक से अयोध्या के मुद्दे पर कोई रास्ता निकलेगा? बीजेपी वाले चाहते ही नहीं है कि मंदिर बने। पर्पसली दे आर नॉट वांटिंग कि दिस मंदिर शुड बी मेड आउट।
It's politics only. Modi साहब is doing nothing. आप बताइए क्या नाम है आपका? क्या चाहते हैं, क्या मंदिर के लिए कोई रास्ता निकलेगा? मंदिर के लिए रास्ता निकलेगा, लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अड़ंगा डाल रही हैं और संविधान के दायरे में रख करके जो है भाजपा मोदी सरकार जो है अब इंतजार कर रही है मंदिर का रास्ता निकलेगी। मंदिर का रास्ता निकलेगा इनके हिसाब से। हम एक बार इस तरफ आते हैं, कुछ लोग हैं। आप बताइए क्या बीजेपी के इस अधिवेशन से मंदिर का रास्ता निकलने वाला है? दोनों ही पार्टियां जनता को पूरी तरह से उल्लू बना रही हैं। ना ही कांग्रेस इस बारे में सीरियस है और ना ही भाजपा इस बारे में सीरियस है। जी, आप बताइए क्या बीजेपी का जो अधिवेशन दिल्ली में चल रहा है अयोध्या को लेकर कोई रास्ता निकालेंगे? हाँ, योगी सरकार कह रहे हैं बनवाएंगे, मोदी सरकार कह रहे हैं बनवाएंगे। चलिए शहजाद। देखिए विशाल, हमने जनता की, आवाम की बात तो सुन ली, लेकिन सवाल का जवाब हमारे जो बीजेपी के प्रतिनिधि है डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जी, इनको देना होगा। और आप सवाल सुनिए। सवाल ये है, आज चुनाव को 100 दिन से कम का समय बचा हुआ है। आज आप अधिवेशन करते, आप इसका कोई रास्ता निकालने का प्रयास अगर कर रहे हो तो आप 4.5 या 4.25 साल से क्या सो रहे थे? और दूसरा सवाल, और ये बात को आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरे छोटे भाई हर शो में कहते हैं आपको भरोसा किस पे, राम मंदिर का, राहुल गांधी पर या नरेंद्र मोदी जी पर? ये सवाल को आप सुनिए। ये सवाल क्यों कहते हैं वो? क्योंकि राम जी को फंसाना चाहते हैं राजनीति में। अरे राम जी को थोड़ी किसी का भरोसा है। राम जी ने नरेंद्र मोदी जी को वजीर आजम बनाया, तो आप बताइए राम मंदिर कब बनेगा, हमारे वजीर आजम कब बनाएंगे? इसका जवाब सीधा सीधा दीजिए जनता को। ये भी मानते हैं कि राहुल गांधी नहीं बना सकते भाई? मैं मानता हूँ बना सकते। ये राहुल गांधी का समर्थन मानते हैं। ये मानते हैं राहुल गांधी का समर्थन। मैं मानता हूँ राजीव गांधी बनाएंगे, राहुल गांधी बनाएंगे। आप सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हो, तो वह व्यक्ति जो राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी का मुखिया है, उससे कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि वह राम के मंदिर के निर्माण में कोई सहयोग करेगा। अभी जैसे एक बात आई आप लोगों की कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई में अड़ंगा डालने का कार्य कोई कर रहा है तो वह कांग्रेस पार्टी कर रही है। यदि रोज की रोज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती तो निश्चित तौर पर अब तक फैसला आ जाता, और उसके बाद चूंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता राम के मंदिर में है, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं की आस्था राम के मंदिर के निर्माण में है, और भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी के तौर पर संतों के निर्णय के साथ अपना कार्य करती है। जवाब दीजिए, एक संक्षेप में जवाब दीजिए। आपका सवाल में, आपका जवाब में समझ गया, संक्षेप में आप इस चीज का जवाब दीजिए। अगर ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अटका हुआ है तो आप मंथन क्यों कर रहे हो? आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप इनको जुमले फिर से दे रहे हो। नहीं, जुमले देने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि संत जो भी निर्णय करेंगे हम सहयोगी की भूमिका में उनके साथ हैं। संत यदि आज कुंभ में संतों की बैठक होने जा रही है, संत वहां पर जो भी निर्णय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उनकी सहयोगी की भूमिका में, और रास्ते के जो भी अवरोध हैं उनको हटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए, एक बात खुशी की है कि जो 70 साल से इस मामले को अटकाने के लिए सबसे ज्यादा आगे रहे, आज 4.5 साल में उनके सुर ताल बदल गए हैं। आज वो भी राम के मंदिर को चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात भी उनको स्पष्ट करनी होगी कि वो राम मंदिर के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। पर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। गठबंधन, 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 क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहां से संकल्पबद्ध होकर मोदी जी का संदेश लेकर जाएंगे
तब एनडीए की सरकार बीजेपी के पूर्ण बहुमत के साथ निश्चित बनेगी और 2019 में हम निश्चित विजयी होंगे। उत्तर प्रदेश में क्या मोदी के डर से बुआ और बबुआ एक साथ आ गए हैं? आज अखिलेश यादव ने अपनी चौपाल की, कल उनकी और मायावती जी, बहन मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अलायंस महागठबंधन का अनाउंस होगा। उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, आरएलडी को क्या मिलेगा, ये बात कल सार्वजनिक होगी। पर इस पर अमित शाह ने राष्ट्रीय अधिवेशन में हमला करते हुए कहा है ये गठबंधन तो एक ढकोसला है, ये सारे लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर कोई असर नहीं होगा, पहले भी हराए आगे भी हराएंगे। विशाल, पर आप हमें बताइए आपको क्या जानकारी मिल रही है, किन सीटों पे फैसला होगा, क्या फॉर्मूला होगा और किन सीटें, कौन सी सीटें किसके हिस्से में आएगी? देखिए शहजाद और तहसीन, कल समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन का उत्तर प्रदेश में ऐलान होगा। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि कल सिर्फ एसपी और बीएसपी के गठबंधन का ऐलान होगा जिसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाएगा। सिर्फ अमेठी और रायबरेली सीट ही कांग्रेस के लिए छोड़ी जाएगी। इसके अलावा इस गठबंधन में आरएलडी को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन आरएलडी की सीटों का ऐलान कल नहीं होगा। इसके लिए कुछ और समय का इंतजार करना होगा। अब सीधे हम जनता से पूछते हैं कि आखिरकार क्या ये मोदी के डर से बुआ बबुआ का गठबंधन हो रहा है? आप बताइए। जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, इससे भयभीत होकर के वो लोग कर रहे हैं, इसका कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है माननीय योगी जी पे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं इस गठबंधन के बारे में? ये तो सत्य है कि जो पूरे देश में जो गठबंधन हो रहे हैं वो मोदी जी के भय से हो रहे हैं। ये गठबंधन क्यों हो रहा है सपा बसपा का यूपी में? मोदी जी के भय से हो रहा है। चलिए एक बार हम इस तरफ आते हैं, सपा बसपा के गठबंधन पर क्या राय है? भाई भाई प्रोग्राम में सबको नमस्कार करता हूँ। ये डर नहीं तो क्या है, ये डर नहीं तो क्या है, मोदी जी का पूरे हिंदुस्तान में इन पार्टियों को डर है और जो मंदिर बनाएंगे वो मोदी जी ही बनाएंगे। आप बताइए गठबंधन क्यों हो रहा है? सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई बचाने के लिए और कुछ भी नहीं है। देश की बात एक भी आदमी नहीं करता है कि मोदी से अच्छा करेंगे, सिर्फ मोदी को हटाना है। आप बताइए। केवल गठबंधन मोदी को हटाने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं है। कुछ लोग इस तरफ यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं, जल्दी बताइए क्या सपा बसपा गठबंधन क्यों हो रहा है? ये सपा बसपा का जो गठबंधन हो रहा है एक दूसरे को अपने को अच्छा बनाने के लिए पहला कर रहे हैं। कोई मुद्दे की बात नहीं करना चाहता, अपनी सरकार अपनी योजनाओं कोई भी विकास की एक भी बात नहीं करना चाहता है। मैं सभी पार्टियों से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले जो राम मंदिर की उन्होंने बात की है उस मुद्दे को उठाएं और करें। और सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश को विश्वास है, उनको नहीं पूरे देश को विश्वास है, लेकिन जो वादा किया है वो कर वो निभाएं। सपा बसपा गठबंधन पे क्या राय है? बिल्कुल मोदी जी के डर से ये लोग गठबंधन कर। शहजाद, तो मैं सवाल सबसे पहले समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों के नेता है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें कोई आड़ंगा नहीं आने वाला है। आप लोग कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देने वाले हैं, आरएलडी को कितनी सीटें देने वाले हैं? जरा ब्रेकिंग न्यूज भाई वर्सेस भाई पर दे दीजिए या उनको। जी पूनावाला साहब, पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता अनुशासित होता है। जब तक हमारी बहन कुमारी मायावती जी, जब तक हम लोग उनके मुंह से, बहन जी के मुंह से नहीं सुन लेते हैं कि गठबंधन हुआ, तब तक हम लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और बहन जी जब बताया जा रहा है 37 नहीं, बहन जी जब आदेश करेंगी तो हम लोग चल पड़ेंगे। 2 सीटें सिर्फ कांग्रेस को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बहन जी का आदेश समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी से सुनिए ना, आप लोग पहले तो मायावती जी को 1 या 2 ज्यादा सीटें देंगे, पहली बात, और दूसरी बात कांग्रेस को सिर्फ उनकी 2 पुश्तैनी सीटें रायबरेली और अमेठी देकर छोड़ देंगे। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं और वो ये कि जो लोग 44 पार्टियों का गठबंधन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। नहीं कह सकते, ये एक महागठबंधन है, उससे कम का गठबंधन को इतना महागठबंधन कहा जा रहा है। भाई साहब 44 पार्टियां जो है 22 से भी 11 पे आ गई। महाराष्ट्र में इनका साथ छोड़ दिया, महाराष्ट्र में इनका साथ छोड़ दिया उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में नहीं है, हम उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हाईकमान का अली सईद साहब सुनिए ना, कभी तो जवाब दीजिए आप। हम लोग हाईकमान के आदेश का पालन करेंगे, जितनी वो कांग्रेस को सीट देंगे हमको स्वीकार है। और जो अच्छा, मुझे आप बताइए दिल से, कांग्रेस को क्या 2 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए? आप एक व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उनकी क्या स्ट्रेंथ है आप लोगों के हिसाब से? अब ये मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। आप मिलनी चाहिए, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि आपने जो सबको मौका दिया, उसके बाद हमसे भी ये बताइए ना। जहाँ तक आप राम मंदिर की बात कर रहे थे तो मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। सत्ता के लिए महागठबंधन बनाते हैं, राम मंदिर के लिए महागठबंधन कभी नहीं बनाते। समाजवादी पार्टी चाह रही राम मंदिर का निर्माण हो। समाजवादी हम आगे महाराज जी मंदिर पर आते हैं, आपको जवाब तो देना होगा।
इन्होंने बिल्कुल सही तो कहा। सपा बसपा के जो भी है गठबंधन रहेगा जी वो है। और सपा बसपा का गठबंधन इतना मजबूत होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सीट ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा देखिए, इनकी बात बिल्कुल सही है। हमारी जो जमहूरियत है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के चलते हुए मोदी जी ने भी 40 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। यहाँ उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल जी के पति ने उन्होंने बीजेपी से सीटें मांगी, बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, वहां पर उनको चिराग पासवान और रामविलास पासवान से बिहार में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, नीतीश जी से करना पड़ा। तो आप गठबंधन करें तो बहुत ठीक, कोई और करे तो ये मोदी जी के खिलाफ गठबंधन कैसे हुआ? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर हम दे दें। हम गठबंधन के खिलाफ नहीं हैं। अच्छा, गठबंधन होता है, स्वागत है, लेकिन आपका नेता कौन है? आप किसके नेतृत्व में जनता के बीच जा रहे हो? अरे आपने तो नेता चुना था भाई साहब, 56 इंच की छाती थी, आपके 15 लाख रुपए आए, नहीं पाकिस्तान थर-थर कांपा। आपके नेता ने क्या किया आप बताइए? चीन कहां तक चला है आप बताइए? आप 30 सेकंड उनकी बात सुनेंगे, फिर आपको मौका मिलेगा। कोई आप सवाल नहीं कर रहे हैं। 30 सेकंड उनकी बात सुनेंगे, हमारी बातों को काट दिया। आप मुलायम सिंह जी के साथ चले जाए, जिसने आपकी एक सेकंड, राजूदास जी, एक वक्त में एक ही व्यक्ति बोलेगा, 30 सेकंड बोलेगा, उसके बाद हम दूसरे सवाल पे आएंगे। आपकी बात को मैंने बड़ी गंभीरता से सुना, मेरी भी सुन लीजिए। बोलिए। सबसे पहली बात, मैंने कहा कि इनका न कोई नेता है और न कोई नियत है। अभी इन्हीं लोगों की चर्चा में बात आई, इन्होंने कहा कि हमारा नेतृत्व कांग्रेस को 2 सीट देगा, हमको मंजूर है, 3 सीट देगा, हमको मंजूर है। अभी तो सीटों की खींचातान है। और आपको बता दूं, यह हिंदुस्तान की जनता भली भांति समझती है कि यह अवसरवादी गठबंधन है, अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। अच्छा, इनकी न नियत ठीक है, न इनका कोई नेता। 30 सेकंड में बातें होगी। हसन साहब और अली सईद साहब, दोनों से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। मोदी के खिलाफ महागठबंधन करना आपका अधिकार है, इनका भी गठबंधन है। मेरा सिर्फ आपसे इतना प्रश्न है जनता की ओर से कि अगर विचारधारा की लड़ाई है, मोदी आरएसएस को हराना है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपने तो कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा, आप उनके साथ भी नहीं गए। छत्तीसगढ़ में तो आप अजीत जोगी के साथ चले गए। ये कैसा है आपका रिश्ता कि जहां पे जरूरत थी वहां पे आप गए नहीं? ये अवसरवादिता नहीं है तो क्या? नहीं, ये तो गठबंधन है, गठबंधन है नहीं, गठबंधन मैं बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा है जी कि हिंदुस्तान में आज जो पोजीशन है और जो देश की ये जो जनता करा रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से। सर, ये सारी बातें ना, ये भाषण का मंच नहीं है। आप मुझे सीधा जवाब दीजिए कि कांग्रेस को क्या आप नहीं मानते उतना स्ट्रॉन्ग? जहां जैसी सिचुएशन होती है उसी तरीके से लड़ाई होती है। हसन साहब, आप इसका प्रयास कीजिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए फिर से। आप कांग्रेस को समझते हैं कि ये इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, इसलिए सिर्फ 2 सीट उत्तर प्रदेश में देंगे और उनके साथ कहां और गठबंधन नहीं किया? और दूसरी बात, नेता और नीति क्या है? नेता कौन है आपका संक्षिप्त में? मेरा नेता अखिलेश यादव है, माननीय तो राहुल गांधी नहीं होंगे ना नेता इस गठबंधन के? मायावती भी होंगे, क्यों नहीं? मायावती होंगी, सब होंगे। मायावती प्रधानमंत्री होंगे, सिचुएशन के हिसाब से होंगे। सिचुएशन प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री कौन होगा आपकी तरफ? जहाँ जैसी सिचुएशन, प्रधानमंत्री का दावेदार, जहाँ जैसी सिचुएशन होगी तय करेगा। प्रधानमंत्री का दावेदार बहन जी होगी, आप प्रधानमंत्री का दावेदार? बिल्कुल लड़ रहा हूँ। बहन जी दलित की तो बेटी है, प्रधानमंत्री का दावेदार गठबंधन का बनाएंगे? दावेदार है वो, चेहरा है। बहन जी हमारी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, गठबंधन के चेहरा है वो, ऐसी बन सकती है। अखिलेश मान गए। जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या बहन जी नहीं बन सकती? आप बताइए। प्रधानमंत्री उस देश के रहने वाले नहीं है। पहले जो गठबंधन हुआ, लोग बताएंगे बहन जी ने उत्तर प्रदेश को 4 बार बहुत ही खूबसूरती के साथ चलाया है। बहन जी इस हिंदुस्तान को नहीं चला सकती। एक बार बहन जी को हिंदुस्तान की कुर्सी दे दीजिए और उसके बाद देखिए किस तरीके से विकास के रास्ते पर ये देश निकल सकता है। कल तक बीएसपी एसपी एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाती थी, एक सोफे पे बैठ नहीं पाती थी। हसन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अली सईद साहब जवाब नहीं देते। आज ऐसी क्या राजनीतिक मौका पर है? आप तो सवाल भी नहीं पूछने दे रहे। अगर आप जवाब देंगे तो आप माइक रखिए और मेरा सवाल पूछिए। मैं आपके पास भी आऊंगा साधु जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं, सत्ता की क्या ऐसी हवस है कि आप लोग जो कल तक एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते थे, आप लोग आ गए? क्या मोदी का डर है जिसकी वजह से आप आए हो? कोई मोदी जी का डर नहीं है।
एक बात एकदम साफ सुन लीजिए, कोई अवसरवादिता नहीं है और कौन किसके साथ राजनीति में बैठता है और कौन किसके साथ नहीं बैठता है ये तय करना जनता का काम है। आपने जो कहा मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में अगर गठबंधन बन रहे तो उसमें कोई हरज नहीं है और कोई अवसरवादिता नहीं ना, और ना मोदी जी का ना मोदी जी का डर है। एक मिनट, इतनी खट डरे हुए डरी है भारतीय जनता पार्टी, वो ये तय नहीं कर पा रही है कि वो करे क्या। गठबंधन का आदमी भाग गया उनके साथ, अब उसको तय करने के लिए ये सोच रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। महागठबंधन कोई ऐसा नहीं कि अवसरवादिता का है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ पूनावाला साहब, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल उदाहरण के साथ दे देता हूँ जी। 15 सेकंड में लीजिए। ऐसा है, किसी जमाने में आप कांग्रेस की पैरवी किया करते थे, आज आप जी न्यूज पे हैं एंकर के रूप में। सिचुएशन कैसी कब कैसी हो जाए ये क्या पता। आप कोई राहुल गांधी के लिए कितना लड़ते थे, आप राहुल गांधी के लिए कितनी लड़ाई करते थे, आज आप राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हो गए। कैसी सिचुएशन, क्योंकि इन्होंने मुझ पे व्यक्तिगत बात कही है भाई, मैं आपको बता दूं कि चलो कम से कम मैंने किसी सिद्धांत के नाते अपनी बात रखी। इनको पहली बार इनकी बहन जी को मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तब इनको आप सांप्रदायिक नहीं लगे और आपको सांप्रदायिकता नहीं इनकी खटकी पर आज खटक रही है, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप हमें बताइए कि पहले तो सीटों का किस तरीके से बंटवारा होने वाला है और क्या आपके पास सूत्र क्या बता रहे हैं कि कौन सी सीट किसके हिस्से जाएगी? देखिए, दोनों ही पार्टियों में बराबर सीटों पर बंटवारा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच आरएलडी को 3 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम सीटों का ब्रेकअप बताना चाहें, जिस शहर में हम खड़े हैं, अयोध्या कन्नौज जैसी सीटें समाजवादी पार्टी को जा सकती हैं। आजमगढ़ फिरोजाबाद जैसी सीट समाजवादी पार्टी को गठबंधन के कोटे में जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर हम कहें तो अंबेडकर नगर, आगरा, मेरठ, ये जो लोकसभा की सीटें हैं ये बीएसपी के पास जाएगी और इसमें अलीगढ़ भी शामिल है। यानी कि सीटों का समझौता हो चुका और इस जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कौन सी सीट किस पार्टी के पास जा रही है। अब सीधे हम जनता से एक बार सवाल ले लेते हैं। शहजाद, क्या सवाल है? मोदी का डर है जो बुआ बबुआ एक साथ आ रहे हैं, ये सवाल है, जनता से पूछिए। क्यों आखिरकार ये गठबंधन हो रहा है? क्या बीजेपी मोदी का डर है? डर और कोई नहीं है, ठीक है। जनता उब गई है, 4 सालों में परेशान हो गए। मंदिर के नाम पे इतने साल हमने काटे हैं। हमारे देश में बेरोजगार युवाओं से पूछिए जिनका एक मिनट का समय चला जा रहा है और ये 4 साल सत्ता में बैठे, ना मंदिर बनवा पाए, ना बेरोजगारी दूर पाए। और इस समय सुनिए, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। जी, कुछ और लोग जल्दी से बताइए। हाँ भैया बसपा वालों से पूछना है मेरा, जो ये कहते थे आज के कुछ सालों पहले कि चढ़ गुंडों की छाती पर वोट मिलेगा हाथी को, आज उसी से गठबंधन हो रहा है। आज बड़ा गुंडा देखा जा रहा है। ये अपना अस्तित्व का विकास कर रहे हैं क्यों? चलिए एक बार हम इस तरफ आते, बताइए। हाँ, मेरा ये कहना है कि एक सबसे बड़ी बात है कि मोदी का डर है और दूसरा सपा बसपा को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए डर वर कुछ नहीं है। यहाँ पर मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारों के जुमला से लोग परेशान हैं, इसलिए गठबंधन की आवश्यकता पड़ी है। चलिए जल्दी से बताइए क्यों हो रहा है सपा बसपा का गठबंधन? ये देखिए, जो गठबंधन है ये गठबंधन नहीं है, डर बंधन है, क्योंकि सीबीआई भ्रष्टाचार की जांच कर रही है और दोनों लोग डरे हुए हैं, इसलिए गठबंधन करके जो है जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि हम लोग बहुत डर बंधन है। चलिए आप बताइए क्या लगता है? मोदी जी को जवाब देने के लिए गठबंधन बहुत जरूरी है। चलिए शहजाद, तो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी का कहा जाता है इतना बड़ा ग्राफ है, इतना बड़ा इतिहास है, 130 साल पुराना इतिहास है, क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में उनको 2 सीटों से ज्यादा सीटों के लायक भी नहीं समझती? पहली बात। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने तो ये नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, पर कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए तो आप कटिबद्ध लग रहे हो। 2 सीटें, ये सूत्रों के हिसाब से कल 2 सीटें अनाउंस कर दोगे आप उनके? पहली बात तो ये कि आप बार कह रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी, सही नाम लीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी। आप मुद्दे को छोड़ के हर बात पे जवाब देते हैं। अली सईद साहब ये बताता है कि प्रवक्ता के तौर पे आपके पास या तो जानकारी नहीं, जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी है। समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इतनी हैसियत नहीं देते कि वो 2 सीट से ज्यादा उनको मिले? पहली बात। और दूसरी बात,
नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा योगदान है। 2 सीटें पर छोड़ रहे हो, उनको समाप्त कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी सीट का कोई खास समझौता नहीं हुआ है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 से ज्यादा भी मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। अधिकृत रूप से समाजवादी पार्टी कह रही है। अभी कोई बात ऐसी तय नहीं हुई। कल का पूनावाला साहब, कल का इंतजार करिए आप, कल देखिए मैं क्या आपको होता सीधे है। कहता हूँ। और एक बात याद रखिए, सोशल मीडिया की खबरों पे हम लोग नहीं चलते। गठबंधन किया है, एक में जिन लोगों ने गठबंधन किया, जिनको गठबंधन पे एतराज है या जिनको अपनी ताकत पर बहुत गुरूर है, तो बस इतना समझ लीजिए कि तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा। कांग्रेस को सीट ही नहीं दे रहे। तू किसी और से न हारेगा, जिसके तुझको प्रधानमंत्री तेरा उत्तर गुरूर प्रदेश से, मारेगा, उनको आप सीट ही और नहीं दे जिसने दस्तार तुझको बख्शी है, तेरा सर भी वही उतारेगा। मुझे आप बताइए, सीधी सी बात है, मैं इतना कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जो पूरा परिवार है जो कांग्रेस का, वो उत्तर प्रदेश से आता है। आज आप परिवारवादियों ने गठबंधन कर दिया, पर कांग्रेस के परिवार को 2 सीट पे समाप्त कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, अभी इंतजार कीजिए आप इंतजार कीजिए। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है भाई, इंतजार कीजिए ना, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इतना बड़ा गठबंधन किया, उस पर किसी का कोई नजरिया नहीं है। गठबंधन में किसी को दिक्कत नहीं है जी। मुझे आपसे इतना बड़ा हम लोगों ने मुझे भाजपा से ये सवाल पूछना है, अगर आपका जवाब अब मैं भाजपा से सवाल पूछूं, आपसे ये सवाल पूछना है कि इनका गठबंधन कैसा हो, क्या हो, कांग्रेस इसके साथ हो ना हो, इसमें भाजपा को खुशी क्या हो रही है? भाजपा अपना चुनाव लड़े, अपना गठबंधन करे, भाजपा दूसरों पर टिप्पणी क्यों करती है? बार बार इनका गठबंधन सच्चा है, गलत है, इस पर आप क्यों टिप्पणी करते हो? बिल्कुल मैं टिप्पणी नहीं करता। वो सभी इकट्ठे होके हमें भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, राजनीतिक। लेकिन गोरखपुर फुल कैराना में तो आप हार गए, इकट्ठा हो गए सारे। तो देखिए, हार जीत उस पे हम लोगों ने समीक्षा की और दूने उत्साह के साथ हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और रही बात तो आप अपने मित्रों को बता दें कि रही बात बहन मायावती की, तो बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने वाला, दलित की बेटी को मुख्यमंत्री बनाने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी आपको समर्थन देना की मजबूरी थी। बहन कुमारी मायावती जी के अंदर आपने जब बहन जी के अंदर और सुन लीजिए, हम 80 में 75 सीट जीतने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का समाज तरीके से भारतीय जनता पार्टी थी। चलिए आप समाप्त कीजिए। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आज हमारे बीच नहीं है। मायावती की जान बचाने वाले थे तो स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे। चलिए आपकी बात समाप्त कीजिए। मुझे राजूदास जी और करपाती महाराज से पूछना है। महाराज आप बताइए कि कैसी स्थिति है ये, जिस पार्टी ने इतना बड़ा योगदान दिया है देश की जमहूरियत में, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, आज ये लोग उनको 2 सीट में सूतों के हिसाब से निपटा रहे हैं। आपको लगता है कि बहन जी और अखिलेश जी, उनके जो बयान आए हैं, वो महागठबंधन राहुल गांधी को नेता के रूप में भी नहीं देख रहा? अगर कोई देखता है महागठबंधन, तो पाकिस्तान का महागठबंधन कहता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यहाँ का महागठबंधन उनके नाम पे सहमति नहीं होता। 1 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा। 30 सेकंड में। यहाँ पर मामला राम जन्मभूमि का है, नंबर 1। मैं तीनों राजनीतिक पार्टी से मैं सवाल करना चाहूंगा। यहाँ तो समाजवादी और बीएसपी तो जो ये ठगबंधन किया है, क्योंकि जिन्होंने उनकी हत्या करने की कोशिश किया उनके साथ आप माइक उठा रहे हैं, पहले मैं बोल लूं तो आप माइक उठाइएगा। जो ठगबंधन इन्होंने किया है, इनको इतना धीरज नहीं है बीएसपी वालों को कि तुरंत माइक उठा ले रहे हैं। नहीं इतना धीरज नहीं है। इन्होंने जो गठबंधन किया है, जिन्होंने इनकी हत्या करने की कोशिश किया उनके साथ गठबंधन किया है। मैं राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। यहाँ कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस शुद्ध रूप से सभी पार्टी डरी हुई है। ठीक है, मोदी जी 40 पार्टी लेकर सरकार चला रहे हैं, अच्छी बात है। आप भी 50 पार्टी लेकर सरकार चलाओ, अच्छी बात है। लेकिन आपकी लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए, अवसरवादी की नहीं होनी चाहिए। यही तो 2 नजरिया है। आज के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यही 2 नजरिया है आप लोगों में। जी, बहुजन समाज पार्टी
आपको आप बहुजन समाज पार्टी को समय नहीं मुझे देंगे, दुख समाजवादी आप के लिए हो रहा है दूसरी कि आप पार्टी उनकी को बात समय नहीं नहीं सुनते। देंगे, अली साहब, भारतीय ये जनता कैसा पार्टी को गठबंधन समय समझ देंगे। नहीं दिलीप दास जी कटपात्री महाराज आपको पूरी राजनीति प्लीज डिबेट कंडक्ट करने दीजिए प्लीज। पूरी राजनीति अली कर साहब रहे हैं, अली साहब, पूरी भारतीय जनता अली साहब, पार्टी अभी की आप कर रहे हैं भाई माइक साहब, क्या बात राजू जी, राजू जी, राजू जी प्लीज वरना मैं सबके माइक ले लूंगा अगर आप मेरी दिलीप बात दास नहीं जी, बोलोगे। आपने यहाँ पे अनुशासन से आप खड़े हो, आपसे मैं सवाल पूछा, प्लीज संक्षेप में इसका जवाब दीजिए। कहीं न कहीं दो राय जो लगती है, दो नजरिए की जो यहाँ इस मंच पे बात हो रही है, इस मंच पे ही नहीं दिख रहा है। यहाँ से बात आती है जब इनसे सवाल पूछे जाए, इनकी जो अवसरवादिता का कहते हैं नहीं उत्तर प्रदेश की बात करो, और उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो कहते हैं आप अवसरवादी हो। तो कहीं ना कहीं ये जो दोगलापन है ये आपको यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, बीजेपी में भी दोगलापन नहीं है। ये दोगला शब्द पूरा दोगला शब्द पूरा आपकी दोगला सीट जीरो है, बोल सकते ज्यादा रहे। संसदीय लैंग्वेज है ये, अली साहब, दोगला शब्द संसदीय अल्फाज है ये गलत है। दोगलाबाजी क्या है ये? एक सेकंड, अच्छे शब्द बोलिए। देखिए अली सईद साहब, अली सईद साहब, आप यहाँ के मॉनिटर नहीं है, आपकी कुल मिला के सीट, सुनिए आप माइक नीचे रखिए, इनकी कुल मिला के उत्तर प्रदेश में सीट जीरो है, पर ये 77 जो 73 सीटें उनसे ज्यादा बोलना भाई चाहते हैं। साहब, ये इनकी असलियत है। सर आप अगर माइक, अगर देखिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ, अगर आप दूसरे साथियों को नहीं बोलने देंगे तो आप बोलते रहिए। चलिए आप बोलते रहिए, आप अकेले बोलते रहिए, हम सब मौन रहते कुमारी हैं। आप मायावती अकेले जी बोलते 4 रहिए। बार आपको मुख्यमंत्री कितनी देर बोलना है आप बता दीजिए। बहन कुमारी 15 मायावती मिनट जी बोलेंगे। राज्यसभा की आपको सांसद कितनी रही, देर बोलना है? बहन कुमारी मायावती जी लोकसभा लड़के आई, बहन कुमारी मायावती जी विधायक भी रही। आप कैसे कह रहे हैं कि 0 सीट है? आपके अपने लोग आपको बोल रहे हैं रुक जाइए। 2 सीट से आई है, क्या बात करते हैं आप? जी सवाल पूछिए, जी सवाल पूछिए। दिलीप दास जी, मेरा आपसे सवाल है, उम्मीद करता हूँ अब कोई बीच में नहीं बोलेगा, ना इस साइड से ना यहाँ से। सवाल आपसे है कि जब भाजपा अवसरवादिता करती है तो उसको पर्दे के नीचे डाला जाता है, कारपेट के नीचे छुपाया जाता है, लेकिन जब यहाँ पर एक गठबंधन हो रहा है, एक लेजिटिमेट गठबंधन हो रहा है दो नेताओं के बीच में, तब वहां पर उस पर टिप्पणी की जाती है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये हिपोक्रेसी है? बिल्कुल लगता है, और भारतीय जनता पार्टी का जन्म आरएसएस का अंश है, और आरएसएस में सबसे बड़ी पोस्ट प्रचारक की होती है। अनाधिकार किसी का केवल दुष्प्रचार करना ही भाजपा का काम है। भाजपा अपने काम को दबा देती है, दूसरे का दुष्प्रचार करती है। प्रचारक ही इसमें नेता बने हुए हैं, और भाजपा आरएसएस का एक अंग है जो दूसरों का प्रचार करती है और अपना प्रचारो नहीं करती है। इन्होंने तो आप 46 कह रहे हैं कि देश की जनता ने उनके दुष्प्रचार पे इतना उनको बहुमत दिया, सीटें दी उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर के नाम पर दिया था, गुमराह कर जो है वो राम मंदिर के नाम पर दिया था बहुमत। राम मंदिर के नाम पर 2019 देख लीजिए, 2019 से बिल्कुल उनका सफाया हो भारतीय जाएगा। जनता पार्टी पर जरूर सवाल उठाइए, पर देश की जनता जो वोट करती है ना सर, समझदार जनता होती है, आप देश उनके की विवेक पे सवाल ना उठाइए, इतनी आपसे मुझे अपेक्षा देश थी। की जनता ने राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर प्रचंड और बहुमत इसने इनको दिया बार-बार था। चुनाव जिताया, और जिसने राम को ठगा उसको मध्य प्रदेश में हराया, छत्तीसगढ़ में हराया, बाकी के राज्यों में राजस्थान में हरा दिया। और अब उत्तर प्रदेश क्षमा में भी करिएगा, क्षमा करिएगा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में श्री राम नहीं है मुद्दा, सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, वोट ज्यादा मध्य प्रदेश में नहीं है। कंगन में है श्री राम, लेकिन मध्य प्रदेश में श्री राम मुद्दा नहीं। किसको ज्यादा मिले मध्य प्रदेश में? हमारे वोट प्रतिशत और गोवा में किसको मिले, अरुणाचल प्रदेश में किसको मिले? मध्य प्रदेश में अवसरवादिता इसको कहते हैं। जहाँ इनको वोट ज्यादा मिले वहाँ इनकी सरकार ज्यादा मिले, वहाँ भी अब हम लोगों को अगले सवाल हम की ओर अगले जाना मुद्दे पर पड़ेगा। जब तक तुम हमसे इंसाफ नहीं करोगे, कश्मीर चलता रहेगा। और अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, हिंदुस्तान भी उसकी जड़ में है। We will not burn alone. हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डुबोएंगे। बहुत बचाया है इस ब्लडी डेमोक्रेसी ने आपको सर, नहीं तो उल्टी टंगे होते किसी चौराहे पर। क्या कहा था आपने? न समझोगे तो मिट जाओगे है हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे है हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तान न होगी दास्तानों में, तुम्हारी बर्बादी के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। ठीक है, खत्म कर दीजिए, फिनिश देम, किल देम ऑल, दैट्स योर सॉल्यूशन, राइट? महीने में उससे ज्यादा नौजवान जो है वो बंदूक पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई और जरिया नहीं दिखता, उनको कोई और रास्ता नहीं दिखता। आप नहीं समझेंगे।
विशाल, सबसे पहले आप जनता से पूछे, जो बयान आ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के और उमर अब्दुल्ला का, मैं एक बयान आपको सुनकर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ देश की जनता को। वो कहते हैं, मुझे अपनी हुकूमत याद है, जब मेरी हुकूमत थी कुछ साल के लिए तो 15-20 मुश्किल से आतंकवादी थे। आज हर महीने नौजवान हैं जो बंदूक पकड़ते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जरिया उनको दिखाई नहीं देता और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। क्या ये कह रहे हैं कि आतंकवाद जो कर रहे हैं वहाँ के कुछ लोग, वो जायज है? क्या जनता इस बात से इत्तेफाक रखती है? बिल्कुल। चलिए, फारूक और उमर अब्दुल्ला के बयान पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, बताइए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला के बयान पे बस इतना कहना चाहूंगा, इन लोग समय समय के साथ मौका परस्त गठबंधन का कार्य करते हैं। जो जिधर लहर दिखती है उधर इन लोग। चलिए, क्या ऐसे बयान, क्या ये एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बयान नहीं है? एकदम से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला ये बात है। और दूसरी बात कि फारूक अब्दुल्ला खुद भी ऐसे कार्यों में लिप्त है। जो अनर्गल बयान ये लोग नेता लोग देते हैं, वो देश की जनता को सबसे बड़ा गुमराह वही करते हैं। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो ओवैसी साहब हो, ऐसा बयान देते हैं, आग लग जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और कोई मुद्दे की बात नहीं करते हैं, अपनी अपनी व्यक्तिगत बात करते हैं। जातवादी और राजनीति और क्षेत्रवाद की जो भी राजनीति करे उसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सवाल भाजपा से उठता है और ये सवाल तो हम उठाएंगे भाजपा से। जब आप हुकूमत में थे, आज आप फारूक अब्दुल्ला पे दोष डालते हो। फारूक अब्दुल्ला कभी आपके गठबंधन में थे, आप तो मुफ्ती साहब के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया। मोदी जी ने मुफ्ती साहब के साथ गले मिले, कश्मीर के झंडे के सामने एक देश एक निशान का वादा किया था कश्मीर के झंडे के सामने। और आपको और एक बात बता दूं, जब मुफ्ती साहब वजीर आला बने कश्मीर के, सबसे पहले उन्होंने शुक्रिया पाकिस्तान का अदा किया। और आपके भाजपा जब असेंबली में आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के नारे लगे, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगे। तो भाजपा किस अधिकार से किसी और को कहती है कुछ? कश्मीर के अंदर कुछ लोग वहां के युवाओं को बरगला के भारत की देश की मुख्य धारा से काटने का कार्य करते हैं। हमने, आपने कहा महबूबा के साथ आपका गठबंधन हुआ था, पीडीपी के साथ हमने गठबंधन इसलिए किया था कि कम से कम उनके साथ रह के सरकार चला के उनके मन को बदलने का कार्य करेंगे, और जो हमारे कश्मीर के भटके हुए युवा हैं उनको मुख्य धारा में लाने का कार्य करेंगे। लेकिन जब हमको लगा कि मुफ्ती महबूबा जी अपनी नीतियों से भटक गई हैं, वो गलत दिशा में जा रही हैं, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ने का कार्य। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो साथी नेता है वो खाते यहाँ के, गाते वहां की क्यों? ये आपका गठबंधन भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए? जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं ये बात उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपके साथी दल है, ये बात उनसे पूछिए जो पाकिस्तान की बात करते हैं। फारूक अब्दुल्ला आ गए, लेकिन कल महबूबा मुफ्ती जब उनके साथ थी और वो ये बताती थी, अब निकाला जब उन्होंने देखा कि काटा, तो आप निकाल दो, तो आप कब निकाल दो? तो अब जब देखा आप कब निकाला जाएगा। तो ये बयान ठीक है। फारूक अब्दुल्ला के बयान को क्या किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को टॉलरेट करना चाहिए? आप नाम जवाब। जो भी देश के खिलाफ बयान देगा उसका सबका हम बहिष्कार करते हैं। फारूक अब्दुल्ला आतंकवादी है, आतंकवादी का सपोर्ट कर रहा है। हिंदुस्तान में जो आतंकवाद का सपोर्ट करे उनको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आज भाई वर्सेस भाई के ट्विटर के नतीजों में छोटे भाई यानी शहजाद पूनावाला की जीत हुई है। भाई वर्सेस भाई में आप सब हमारे साथ जुड़े, आपके हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। जय हिंद, जय भारत।